नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस दिन हम बात करते हैं हमेशा की तरह बीते एक सप्ताह में पॉलिटी की जो खबरें चर्चा में थी और पॉलिटी के जो टॉपिक उन खबरों में चर्चा थे उन टॉपिक के बारे में। तो हफ्ते भर का कंपाइलेशन आपके सामने एक साथ आ जाता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप सारे एपिसोड लगातार हर हफ्ते देखते होंगे, हर शनिवार को शाम को 7 बजे। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो इस हफ्ते खास रही हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन आपातकाल पर काफी चर्चा हुई, चाहे पश्चिम बंगाल को लेकर बीच में चर्चा मीडिया में रही, चाहे मणिपुर को लेकर रही, चाहे दिल्ली को लेकर भी रही। तो आखिर राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है और उसके बाद की क्या स्थिति है और कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है, तो उस एक राष्ट्र एक चुनाव के आगे क्या पेंच अभी फंसने वाला है, यानी कि कैसे कानून बनेगा और उसके साथ साथ क्या चुनौतियां भी रहने वाली हैं। फिर उसके बाद हम राज्य के नाम परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत समय से देखा गया है कई राज्य नाम परिवर्तन की मांग भी करते रहते हैं। जैसे केरल राज्य केरलम नाम चाहता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल बंगाल नाम चाहता है। तो चर्चा अभी इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का जब एक जगह केंद्र शासित प्रदेश में एक जगह की खास शहर का नाम बदला गया है, तो राज्य का नाम कैसे बदला जाएगा इस समय वह भी जानना जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद लग रहा था कि जल्दी ही चुनाव कराने की उनके द्वारा जो मांग की जा रही है वो पूरी हो सकती है। तो इस पर चर्चा हुई, क्या जल्दी चुनाव हो सकते हैं अर्ली इलेक्शन या नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो क्यों। उसके बाद हम देखेंगे जनगणना पर भी थोड़ी सी चर्चा। आखिर यह जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर क्यों हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि अभी हाल ही में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने यह बात कही है कि जल्दी ही देश में जनगणना शुरू होने वाली है, क्योंकि 2021 वाली अभी तक हुई नहीं थी लेकिन अब होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेकिन एक जरूरी सूचना क्या है कि जीएस फाउंडेशन का जो बैच है वह दृष्टि के जो भी सेंटर है, चाहे करोल बाग हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे जयपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इंदौर हो, हर जगह आईएएस का जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है। दी गई तारीख आपके सामने है, जैसे कि करोल बाग में 27 सितंबर सुबह 11:30 बजे, प्रयागराज में 3 अक्टूबर सुबह 11:15 बजे, जयपुर में 7 अक्टूबर सुबह 8 बजे, लखनऊ में 18 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे, इंदौर में 23 सितंबर शाम को 6 बजे। तो ये आप जो देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, इस समय पर बैच चलने वाला है, क्लासेस चलने वाली हैं आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की। जो भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आप संबंधित जिस भी बैच में जाना चाहते हैं, यानी कि जिस सेंटर में जाके क्लास करना चाहते हैं, उस सेंटर में विजिट करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के जो भी कोर्स हैं उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी जो भी आपको चाहिए वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। नंबर आपको बता देता हूं मैं, 8750187501। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, इसके लिए ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे खबर पर। तो खबर शुरुआत होती है राष्ट्रपति शासन से। जैसा मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रपति शासन को लेके हमेशा मीडिया में बात आती है कि इस जगह की व्यवस्था ठीक नहीं है। विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो जाए, यानी कि जो राज्य का विपक्ष है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों को लेकर के बात आती है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आखिर आता कैसे है और ये होता क्या है। सीधा मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग गया, यानी कि उस राज्य में जो उस राज्य की विधानसभा है उसके पास शक्ति नहीं रहेगी, वहां जो सरकार है उसके पास शक्ति नहीं रहेगी, विधानसभा तो भंग हो जाएगी, बल्कि जो शक्ति आ जाएगी वह केंद्र के पास आ जाएगी। अगर राष्ट्रपति का शासन लग रहा है, इसका मतलब शक्ति किसके पास गई, केंद्र के पास गई। राज्य आपातकाल या इसी को संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। और ये लगता किस आधार पे है, देखिए आर्टिकल 356 में यह बात स्पष्ट की गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर सलाह देता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो यह सलाह देगा उसमें राष्ट्रपति को क्या लगना चाहिए, राष्ट्रपति अगर इस बात से आश्वस्त है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता, अगर राज्य संविधान के प्रारूप नहीं चल रहा है, उसके अनुरूप नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो यह मुख्य बात हो गई, आर्टिकल 356 के माध्यम से आपके सामने आती है। फिर उसके बाद देखिए अनुमोदन भी चाहिए और समयावधि भी इसकी कुछ फिक्स है। अनुमोदन चाहिए जैसे कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कर लिया जाए। जो भी राष्ट्रपति शासन लगा है उसका अनुमोदन बहुमत के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से प्राप्त हो जाए।
अब ये 2 महीने के भीतर हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सामान्य बहुमत से इसको हमने बहुमत को प्राप्त कर लिया है और ये 6 महीने के लिए फिर लग जाएगा, लेकिन एक बार में अधिकतम 6 महीने के लिए लगेगा और 6-6 महीने करके इसको अधिकतम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, लेकिन 6 माह करके ही। और इसके लिए संसद से ही स्वीकृति लेनी होगी, संसद से ही बार बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाना होगा। तो स्पष्ट रहेगा। अब यहां पे राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखिए, राज्य सरकार के जो कार्य हैं वो किसके पास आ गए? वह देखिए राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों को शक्ति दे देता है राष्ट्रपति। फिर उसके बाद देखिए घोषणा कर सकता है राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग निर्वहन संसद द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कानून बनाना है उस राज्य के लिए, तो फिर वो वहां की राज्य विधानसभा रहेगी नहीं, संसद बनाएगी। बजट पेश होगा संसद के माध्यम से होगा। ये सारे कार्य हो जाएंगे वहां राज्य विधायिका वाले संसद के पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कदम भी उठा सकता है राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान जो है, मान लीजिए कोई बड़ा डिसीजन है जो सरकार राज्य की लेती है, कुल मिला के वो यहां पर केंद्र के पास आ जाएंगे। मुख्य बात यह है। फिर उसके बाद निरसन की बात आती है, तो राष्ट्रपति कभी भी घोषणा जारी कर करके यह स्पष्ट कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन अब इस वक्त से रद्द होता है और इसके लिए कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन हट गया तो फिर राष्ट्रपति शासन हट गया, स्पष्ट बात है। फिर उसके बाद यहां पे देखिए राजनीतिक दल का नेता विधानसभा, मान लीजिए क्या हुआ कि बहुमत नहीं था और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और कोई दावा पेश कर देता है कि उसके पास बहुमत है, तो उसके आधार पर भी यहां पर राष्ट्रपति शासन को हटाने की स्थिति बन सकती है। अब यहां पे एक स्थिति 1997 की आती है, जब यह देखा गया था कि राष्ट्रपति शासन केंद्र मंत्रिमंडल ने जो बात कही थी उस बात को स्वीकार नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति उस वक्त KR नारायणन जी थे और उन्होंने निलंबन वीटो का शक्ति का प्रयोग किया। वीटो पावर के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि यह उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगने ही नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। 1997 के आसपास की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसकी अनुमति मिल गई है। अब जो अनुमति मिल गई है इसका मतलब यह हुआ कि जो ठंड में यानी कि शीतकालीन सत्र आएगा, उस शीतकालीन सत्र में एक बिल आएगा इससे जुड़ा हुआ और संविधान संशोधन जो भी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जरूरी है वो होंगे। लेकिन हमें पता तो हो कि एक राष्ट्र एक चुनाव में मतलब क्या है। देखिए 1951-52, फिर 1957, 62, 67, 5-5 साल में जब चुनाव हो रहे थे शुरुआत में भारत की आजादी के बाद, तो संसद के यानी कि लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव साथ में हो रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, राज्य की सरकारें कहीं पे गिर जाती हैं, कहीं पे फिर आगे चल के जो केंद्र की सरकार है वो गिर जाती है, तो चुनाव आगे पीछे हो जाते हैं और वो एक साथ तब से नहीं हो पा रहे हैं। और मांग यही है कि लगातार देश में हम देखें तो कुछ कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में लगातार चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव आयोग हमेशा व्यस्त रहता है चुनाव कराने में। 5 साल में हर कुछ महीने में किसी राज्य में चुनाव हो रहा है। इस बात से निपटने के लिए कि चुनाव में ही लगातार ना लगा जाए, मशीनरी जो प्रशासन की है चुनाव में ही ना लगी रहे, चुनाव आयोग उसमें ना लगा रहे, अन्य कार्यों में भी ध्यान दिया जा सके, इसके लिए एक साथ चुनाव करा लिया जाए, समय बचेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। ऐसी बहुत सारी बातें तर्क में दी जा रही हैं सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई है। और यह जो रिपोर्ट आई है वह एक रिपोर्ट है रामनाथ कोविंद समिति की। तो रामनाथ कोविंद समिति जो है, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है पिछले साल सितंबर में। और इस साल मार्च के महीने में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके पास इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपते हुए इन्होंने कुछ 18,626 पन्नों की कुल रिपोर्ट थी, उसका कुछ सार यहाँ पे प्रस्तुत किया। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ अपनी तरफ से इनपुट दिए कि कैसे हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे, जिसमें उन्होंने कुछ बताया भी कि जो वर्तमान में जो विधानसभाएं अभी चल रही हैं, अगले आम चुनाव मतलब लोकसभा का जो चुनाव होगा तब तक के लिए उनके बचे हुए कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, जिससे एक साथ चुनाव हो सकेगा। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ इनके सारे चुनाव हो जाएंगे, तो एक राष्ट्र एक चुनाव यही हो गया। लेकिन इससे फायदे जो बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में भी और सरकार की तरफ से भी कई लोगों के माध्यम से, चुनाव पर होने वाले करोड़ों खर्च में कमी आएगी। बार बार अलग अलग चुनाव प्रचार होते हैं तो अलग अलग से खर्चे होंगे, उसमें कमी आएगी। बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति मिलेगी। प्रशासन की क्या करेगा, चुनाव की जगह विकास पर ध्यान दे सकेगा। बार बार आचार संहिता लागू होती है तो प्रशासन सरकार में कहीं ना कहीं बहुत सारे निर्णय सरकार नहीं ले पाती है अलग अलग विधानसभाओं में, तो वो स्थिति नहीं बनेगी, एक ही बार आचार संहिता बनेगी। काले धन पर लगाम कहते हैं कि खरीद फरोख्त
कि जो स्थिति सरकार को तोड़ने की, गिराने की बार बार चलती रहती है, उस पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। वो कैसे होगा, उसके लिए बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि एक तो मतदाताओं की जागरूकता भी इसमें जरूरी है, क्योंकि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं। तो उन मुद्दों को लेकर के चुनाव मतदाता कैसे मत देगा, ये उसके अंदर भी उतनी साक्षरता यानी कि उतनी शिक्षा होनी चाहिए, वह उस बात का ज्ञान हो कि अभी वह जब विधानसभा के लिए वोट डाल रहा है तो वह किस विषय पर डाल रहा है, लोकसभा पर वोट डाल रहा है तो किस विषय पर डाल रहा हो। तो ये चैलेंज रहेगा मतदाताओं के लिए कि मतदाताओं में ये समझ विकसित हो कि विषय अलग अलग रहेंगे। इसके अलावा मशीनरी का उपयोग एक बड़े लेवल पे एक साथ कैसे होगा, ये चैलेंज रहेगा। तो इस समिति ने ये भी कहा है कि तैयारी एक साथ कर लें, चाहे वोटर लिस्ट की तैयारी करनी हो एक साथ एक चुनाव कराने के लिए, चाहे प्रशासन में मशीनरी यानी कि लोगों की आवश्यकता, चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईवीएम है, इसके अलावा वीवीपैट है, और जो बूथ की आवश्यकता है एडवांस में उसकी तैयारी कर ली जाए। और यहां पर इन्होंने दो बात बताई है, दो चरण में चुनाव कराने की। पहली बात उन्होंने कही है कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ करा लिया जाए, क्योंकि यहां पर भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा लोकसभा विधानसभा का। फिर दूसरे चरण में राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है किसका, पंचायत का, और स्थानीय निकाय में नगर पालिका का, इन दोनों का चुनाव 100 दिनों के अंदर हो जाए दूसरे चरण में। तो चूंकि 5 साल में ये सब एक ही बार होगा, इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव 2 चरण में हो जाए, ऐसा इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इसमें कि मान लीजिए कहीं पे हंग असेंबली आ जाती है, और या फिर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आया, सरकार कहीं पे गिर गई, तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ कार्यकाल रहे सिर्फ उसी के लिए चुनाव हो, और उसके बाद फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव अगला हो उसी के साथ उस विधानसभा का चुनाव दोबारा से हो जाए। तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें बनाए गए हैं जिससे कि सरकार अगर बीच में ना रहे, अस्तित्व में गिर जाए तो क्या स्थिति बनेगी, क्या उपाय होगा। तो अलग अलग स्थितियों पर उपाय भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब बात यह होगी कि जब कानून आएगा उस उपाय में कानून के अंतर्गत क्या प्रावधान है वो देखने होंगे। लेकिन अभी के लिए यह समझिए कि कानून बनेगा कैसे। संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पहले तो बिल आएगा संसद में, उसे पास कराना होगा संशोधन के लिए। तो विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा में जब यह बिल पास होगा तब। अब यहां पे देखिए विशेष बहुमत में क्या है, यानी कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से ज्यादा और सदन में मौजूद वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए कि सदन में 300 लोग आए हैं, और 300 लोगों के आने के बाद आप ये देखिए कि स्थिति ऐसी बनती है कि इसमें 2/3 लोग 200 लोग वोट कर दें। लेकिन यहां पे याद रखिएगा सदस्यता के 50% से ज्यादा चाहिए। अगर 50% सदस्य से 50% से ज्यादा वोट नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए कि जितने लोग वोट देने आए हैं उसका 2/3 लोग तो वोट दे ही उस बिल के समर्थन में, लेकिन यह संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 50% से ज्यादा भी हो, इसीलिए इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। और उसके बाद भी बात नहीं बनेगी, उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की जरूरत पड़ेगी यहां पे इन प्रावधानों में, चुनाव से संबंधित प्रावधानों में बदलाव के लिए। तो यहां पे आधे से ज्यादा राज्य मतलब कि हम 28 का आधा किए तो 14 आया, और उसमें +1 कर दिए तो 15 राज्यों में सीधे विशेष बहुमत की यहां पे जरूरत नहीं है। जो साधारण बहुमत है उससे भी काम चल जाएगा राज्य विधानसभाओं के स्तर पर। उसके बाद ये फिर बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके साइन होंगे और कानून बनेगा, जो संशोधन है वो हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे याद रखनी होगी ये सिर्फ संशोधन यहां पे नहीं होगा, कुछ कानूनों में भी संशोधन होगा, जैसे कि संविधान के अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन होगा, लोकसभा राज्य विधानसभाओं की जो प्रक्रिया के नियम है वहां भी संशोधन होगा। यहां पे जो कानून बनेगा उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कानून बनाते वक्त, और ये चुनौतियां समझनी होगी कि जो आमने सामने आ सकती हैं, जो आकस्मिक परिस्थितियां बनेंगी, जैसे सरकार अचानक से विधानसभा के कहीं गिर जाती है 5 साल पूरे होने के पहले क्या होगा, या कोई और स्थिति बनती है तो वहां पर क्या विधिक तैयारी रहेगी। या तो ये कह सकते हैं विश्वास प्रस्ताव जो आ गया त्रिशंकु सरकार, तो क्या तैयारी रहेगी। अवसंरचना में निवेश करना होगा, हमें बहुत सारे बूथ एक समय पे एक साथ चाहिए होंगे, और इतनी मशीनरी, इतने प्रशासन के लोग चाहिए, इतने ट्रेंड लोग चाहिए जो एक साथ इतने लेवल पे करा सकें। वो पूरी तैयारी चाहे मतदाता सूची ही क्यों ना हो। फिर उसके अलावा जागरूकता जो मतदाता हैं उनके अंदर भी होना चाहिए मतदान को लेकर के, ये मुख्य बातें हैं। अब चलिए राज्यों के नाम परिवर्तन को देख लेते हैं। राज्यों का नाम परिवर्तन की मांग बहुत लंबे समय से अलग अलग राज्यों में देखी जाती है। जैसे केरल चाहता है कि केरल का नाम केरलम हो जाए, क्योंकि मलयालम में, वहां की भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। पश्चिम बंगाल भी यही कहता है कि पूर्वी बंगाल है नहीं, हमें पश्चिम बंगाल मत कहो, हमें बंगाल कह दो। इसके लिए उनकी मांग है। लेकिन ये होगा कैसे, देखिए
इसमें घुमा फिरा के ये प्रक्रिया चाहे राज्य की विधानसभा से शुरू कर लें, चाहे हम संसद से शुरू कर लें, हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के संसद तक तो बात आएगी ही, उसको समझना होगा। अनुच्छेद 3 जो बताता है कि नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की प्रक्रिया हो सकती है। भारत के संविधान बता रहा है कि नाम परिवर्तन हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नाम परिवर्तन नहीं हो सकता है, नाम परिवर्तन हो सकता है। फिर आगे की बात देखिए, लेकिन यहां पे प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया विधानसभा से भी शुरू हो सकती है और संसद से भी शुरू हो सकती है, जैसे मैंने आपसे बताया। लेकिन देखिए, नाम बदलने की बात करें तो अभी केरल ने क्या किया था, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया मान लीजिए, फिर उसके बाद वो मामला कहां गया, केंद्र के पास गया। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण, डाक विभाग, रजिस्टर, जितने भी ये बहुत सारे विभाग हैं प्रमुख, इनके बीच में ये बातें चलती हैं। क्या स्थिति बनेगी, क्या खर्च होगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी, सबका एक कैलकुलेशन होता है। कैसे हम ये पूरी व्यवस्था बना सकते हैं कि नाम परिवर्तन के बाद कोई समस्या ना आए। सारे विभागों से बात हो जाएगी क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है। फिर वहां पे उसके बाद केंद्र अगर मंजूरी नहीं देती है, मान लीजिए केंद्र कह देती है कि नहीं है, हम आपके इस प्रस्ताव को हम मंजूरी नहीं देते हैं हमारी तरफ से, तो मामला यही रुक जाएगा। लेकिन केंद्र अगर मंजूरी दे देती है तो केंद्र की मंजूरी देने से भी काम नहीं चलेगा। उसके देखिए बात क्या होता है, मामला जाएगा संसद में, और यहां सरकार को दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ही बिल पास कराना होगा, इस प्रस्ताव को पास कराना होगा। तो विधानसभा में पास हुआ, फिर उसके बाद संसद में जाएगा ही। केंद्र सरकार पहले उस पर विचार करेगी, बहुत सारे विभागों से बात करेगी, उसके बाद उसे लगेगा तो मना कर सकती है, अगर अप्रूव करती है तो भी उसे प्रस्ताव पास कराना होगा, पारित कराना होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। स्पष्ट है। और अनुच्छेद 3 संविधान का यह बताता है कि ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब इस्तीफा दे रहे थे, दिल्ली के पूर्व सीएम आप कह सकते हैं, तो जब वो इस्तीफा दे रहे थे उस दौरान, तो उन्होंने मांग की थी कि मैं चाहता हूं जल्दी चुनाव हो जाए। तो यहां पे बात हुई, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम पहले समझते हैं बात को कि जो चुनाव है उसको कराने के लिए चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के पास है। फिर उसके बाद यह जो चुनाव है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही करा लिया जाता है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से काम करता है कि किसी विधानसभा हो या लोकसभा हो, 5 वर्ष का अगर उनका कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष के पूरा होने के पहले ही चुनाव हो जाए, कुछ महीने पहले ही सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। कभी और इस बात में कुछ और चीजों का ध्यान रखा जाता है, मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 15(2) के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से कम 6 महीने पहले चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जा सकती है। तो यह अधिनियम कहता है कि चुनाव की अधिसूचना कम से कम 6 महीने के पहले नहीं दी जा सकती। जब 6 महीने बचे हो उस दौरान यह सूचना दी जा सकती है। तो एक समय भी होता है कि चुनाव होने की सूचना कब दी जाएगी। बहुत पहले दे दी जाएगी तो चुनाव की जैसे सूचना दे दी गई, तारीख बता दी गई, तब तो आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन फिर भी प्रयास करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि 5 साल का कार्यकाल पूरा ना हो पाए, सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, घोषणा से लेकर चुनाव के रिजल्ट आने तक। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किए जाने की सूरत में यह धारा लागू नहीं होती है। अब यहां पे बात क्या है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उसे भंग कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विधानसभा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन दिया और उन्होंने कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और ऐसी स्थिति में उन्होंने मांग की भंग कर दिया जाए, और मान लीजिए भंग हो गया, किसी और राज्य की बात कर लेते हैं, विधानसभा भंग हो गई, तो अब यहां पे स्थिति अलग हो जाएगी। यहां पे स्थिति में देखिए बात ये लागू नहीं होगा, ये 6 महीने वाली बात लागू नहीं होगी कि 6 महीने पहले, क्योंकि अब 5 वर्ष के कार्यकाल का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो बची नहीं विधानसभा, तो जल्दी चुनाव कराना पड़ेगा। 6 महीने का वो इंतजार नहीं करेंगे, तब तक तो खाली हो जाएगा सब कुछ। इसी वजह से अब देखते हैं वक्त से पहले अगर चुनाव है तो उसको लेकर के क्या कुछ बातें हैं। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) क्या कहता है कि राज्यपाल समय समय पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पे समझिए, जो प्रावधान है, जो तरीके हैं, उन्हीं तरीकों पर, गैर जरूरी तरीकों के आधार पर नहीं। मंत्रिपरिषद चाहे तो राज्यपाल से विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सिफारिश कर सकती है। अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश कर देती है तो राज्यपाल को यह फिर करना पड़ेगा, विधानसभा भंग होगी और उसके बाद चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर भीतर नए चुनाव कराने होते हैं तो वो करा लेता है। लेकिन अब यहां पे बात यह है कि पूर्ण राज्य के स्तर पर है ये मामला, और दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है,
पूर्ण राज्य वाला मामला इसमें लागू नहीं होता है, इसके लिए अलग से कानून है। दिल्ली शासन अधिनियम 1991 यहाँ पे लागू होता है। यहाँ दिल्ली के मामले में मामला क्या हो जाता है कि यह उपराज्यपाल के ऊपर होता है कि वह विधानसभा भंग करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब एलजी के ऊपर है, वह निर्णय लेता है कि क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है वो उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकते हैं, तो अलग स्थिति बन सकती है। अब चुनाव करने के लिए कुछ फैसले जो चुनाव आयोग लेता है वो किस आधार पर लेता है। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि 5 साल के पहले हो जाना चाहिए कार्यकाल पूरा होने के। फिर दूसरी बात, तारीख से पीछे की ओर काम करता है, क्योंकि मान लीजिए बीच में कुछ मौसम की बात आ जाए, सुरक्षा की उपलब्धता की बात आ जाए, त्योहार आ जाए, या अधिकारियों के प्रशिक्षण का समय आ जाए, या ईवीएम की उपलब्धता की बात आ जाए, तो कुछ परिस्थितियों को देखता है, उस आधार पर चुनाव आयोग अपनी योजना बनाता है। और उसके अलावा यह देखता है कि उसका जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल में क्या समय उसके लिए उचित है, या कहीं वो व्यस्त तो नहीं है किसी और जगह, किसी और काम में, किसी और राज्य में। अगर उसका एक शेड्यूल पहले से बना है, कुछ राज्यों की लिस्ट बनी हुई है, तो ऐसे मुश्किल हो सकती है। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो अब उसके एक शेड्यूल में वह अन्य राज्य जिस पर चुनाव की मांग होती है वह फिट बैठ रहा है उस समय कि नहीं। अगर उसके पास विकल्प है बाद में कराने का तो वो बाद में कराएगा। अगर उसके पास एक सीमा है कि सीमा के आगे में भी वो करा सकता है प्रावधानों के अंतर्गत, तो वो बाद में भी करा लेगा। जरूरी नहीं कि वह मांग करने पर पहले ही करा ले, क्योंकि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का ही होता है। अब उसके बाद जनगणना की बात कर लेते हैं। देखिए, जनगणना के बारे में हमें बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी गृह मंत्री जी ने इस बारे में बात कही है कि हम जल्दी ही जनगणना कराएंगे। तो जनगणना जो है उसका मतलब क्या है? विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकी, आर्थिकी और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, आंकड़े संग्रहित करना। बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब इकट्ठा किया जाता है, सामाजिक आंकड़े पता चलते हैं, उनकी स्थिति क्या पता चलती है, अभी उनका स्टेटस क्या है, बहुत कुछ उससे जानकारी मिलती है। और उनके बारे में जो जानकारी मिलती है उससे बहुत सारे काम भी हो सकते हैं। देश की नीति निर्माण में भी बहुत सारे उन आंकड़ों से मदद मिलती है। अब ऐसी स्थिति में जनगणना चूंकि 2011 के बाद हुई नहीं, 15वीं जनगणना के बाद हुई नहीं जनगणना, तो 15वीं के बाद जब हुई नहीं जनगणना, तो फिर ऐसी स्थिति में 21 में होनी थी, कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, लेट हो गया और अभी तक नहीं हुई है। तो अब मांग हो रही है कि जल्दी हो जाए और होने भी वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता रहे 1 दशक के लिए सामान्यतः जनगणना होती रही है। तो हम यही कहेंगे जनगणना में क्या होता है, 1 दशक की हमें समीक्षा का पता चलता है। आंकड़ों के माध्यम से हम वो समीक्षा कर पाते हैं कि क्या स्थिति बनी है पिछली बार की तुलना में। हम यहाँ पे देखते हैं समुदायों को लेकर के, अलग अलग समुदायों में उनकी क्या स्थिति है वो भी हमें पता चलता है। पहली बार भारत में किसी शहर की अगर जनगणना देखी जाए तो 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर ने कराई थी। भारतीय जनगणना के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी वॉल्टर 1830 में करा ली थी, लेकिन एक शहर में कराई थी, ढाका में। अब तो भारत में है नहीं वो, अब तो बांग्लादेश में है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली बार गैर समकालिक जनगणना हुई। गैर समकालिक जनगणना मतलब क्या है कि बहुत नियमित जनगणना नहीं थी वो, और बहुत सीमित क्षेत्र में थी। लॉर्ड मेयो के कॉल में 1872 में। उसके बाद देखिए 1881 आता है, लॉर्ड रिपन का समय आता है, और इस दौरान जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन द्वारा जनगणना संपन्न कराई जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है विस्तृत और समय समय पर, यानी कि 10-10 साल में जनगणना का सफर शुरू होता है। और 1881 से फिर हम 2011 तक देखते हैं 10-10 साल में जनगणना होती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए 1881 भारत की जनगणना WC प्लोडेन द्वारा कराई गई, ये तथ्य है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी जो जनगणना होते हैं वो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948, इसके माध्यम से होते हैं। तो एक कानूनी ढांचा भी है जिसके माध्यम से जनगणना होता है। इसमें समय अवधि का उल्लेख देखिए नहीं है कि 10 साल में होगा, ये होता रहा है, ये एक ट्रेंड है, लेकिन कैसे होगा बहुत सारी इसमें जानकारी मिलती है। और देखिए जनगणना में हम देखें ना तो 1881 में जो सवाल पूछे जा रहे थे, 1872 में जो सवाल पूछे जा रहे थे, आज जो सवाल जुटाए पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछने का मतलब यह है कि उसका जवाब मिलेगा, और अलग अलग लोगों से एक तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उससे एक ट्रेंड पता चलता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1872 में जब जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में, तो लगभग 14 सवाल पूछे गए थे। उसमें एक सवाल था, क्या पढ़ना आता है? हर किसी से पूछा गया क्या पढ़ना आता है, पढ़ लेते हो?
अब आप सोचिए, लिखने की बात भी नहीं की, पढ़ना आता है। ये भी नहीं पूछा गया कि कौन सी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कुछ भी पढ़ना आता है? हाँ आता है। फिर उसके बाद कुछ दशक बाद, फिर कुछ दशक, 1-2 दशक बाद पूछा गया, क्या अंग्रेजी पढ़ लेते हो या कोई अन्य भाषा पढ़ लेते हो? भाषा कौन सी पढ़ते हो ये जाना गया। 2011 की जनगणना में अगर हम देखें तो ये पूछा गया, आपने अधिकतम कहां तक की शिक्षा प्राप्त की है, आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देखिए, हम शुरुआत कहां से किए थे कि क्या आपको पढ़ना आता है, लिखना तो दूर की बात है, पढ़ना भी आता है तो बताइए। और आज हम पहुंच गए आपका हायर एजुकेशन कहां है। तो हम देखें तो शिक्षा के मामले में जो हमारा एक जो ग्राफ है, यहां से हम यहां की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास आंकड़े हैं। उन आंकड़े वो हमें कैसे मिले? उसी जनगणना के आधार पर मिले। और ये पता चला कि जो पॉलिसीज हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो चीजें बढ़ रही हैं समय के साथ में, वो कैसे काम कर रही हैं, लोगों तक कितना उसका फायदा हो रहा है, वो आंकड़ों से ही पता चलता है। और जनगणना आंकड़ों के लिए एक बहुत बड़ा कोष है। अब यहाँ पे कुछ सवालों को भी देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे देशों में भी होती है जनगणना, वो भी देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा यह कराई जाती है। कभी कभी ये पूछ लेता है। बहुत से देश में 10-10 साल में होता है, कुछ देशों में 5-5 वर्ष में भी होता है। जैसे कि आप देखें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में होता है, ठीक है। कुछ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान में यहाँ पे 5 साल में होता है। तो जनगणना दुनिया भर में अलग अलग देशों में होती रहती है, समय सबका अपना अलग अलग है। अब चलिए एक एक करके सवाल देख लेते हैं। सवाल में है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन, विधानसभा चुनाव, उपराज्यपाल की शक्तियां या जनगणना? यहां पे लिख लेता हूं प्रश्न क्रमांक 1। तो इसका जवाब दीजिएगा, आप कमेंट करके एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि पहले सवाल का जवाब क्या है, दूसरे सवाल का जवाब क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? 16वीं जनगणना कब हुई? 1991, 2001, 1911, 2011 और 2021। 16वीं जनगणना की बात हो रही है। फिर उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भारत के चुनाव आयोग में निहित है? 324, 342, 362 या 124? ये हमारा सवाल नंबर 3 है। फिर उसके बाद चौथा सवाल है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? और ये सवाल नंबर हमारा 4 है। चारों सवालों के जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।